नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका वर्मा जी टेक्निकल में। और दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मध्य प्रदेश का कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, इसका संपूर्ण इतिहास। इससे ना अगर आज आपने ये वीडियो देख लिया ना पूरा, तो समझ लो इससे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। अति महत्वपूर्ण तथ्य पे बात करेंगे, कब इसकी उद्घाटन हुआ, कब स्थापना हुआ, सब कुछ सारे तथ्यों पे मैं बोल रहा हूँ ना। अगर आपने पूरा वीडियो देखा ना दोस्तों, तो इसमें जो व्यापम, एमपी पुलिस, एमपीएसआई, एमपीपीएससी या मध्य प्रदेश के आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो इससे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम हमारे वीडियो को शुरुआत करते हैं। और बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे ना तो वीडियो को लाइक कर देना और जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो चलते हैं अब हमारे वीडियो पर। तो दोस्तों, जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये मध्य प्रदेश में दो जिले आते हैं। कौन कौन सा? एक मंडला और एक बालाघाट। मंडला और बालाघाट में फैला हुआ, यानी कि इसका टोटल क्षेत्रफल है 1900 नहीं है, 940 वर्ग किलोमीटर। तो आप समझते हैं ना, वर्ग क्षेत्रफल। तो ये वर्ग 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, बहुत बड़ा इलाका है। तो इसका पूरा का पूरा क्षेत्रफल दो जिलों में आता है। कहाँ का? मंडला और बालाघाट। यानी कि इसका क्षेत्रफल हमारे मध्य प्रदेश के दो जिलों में फैला हुआ। नाम क्या है? मंडला और बालाघाट। याद रख लो, बिल्कुल दिमाग में है ना, इसको घोल के पी जाओ। अब क्या हुआ था दोस्तों कि वर्ष 1879 में ना, ये जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, ये 1879 महीने से वन आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था, जब हमारा मध्य प्रदेश भी नहीं बना था। मध्य प्रदेश मतलब बना था, लेकिन जैसा आपके दिमाग में अभी मध्य प्रदेश का मैप चल रहा ना, वैसा नहीं। पहले टुकड़ों में बटा हुआ था, सबको मालूम है ना, इतना तो मालूम है ना। तो ये कब किया? 1879 में इसे वन आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। अंग्रेजों का जमाना था, उस जमाने की हम बात कर रहे हैं। फिर क्या आया कि वर्ष आया 1897। वो क्या, थोड़ा देखिए, थोड़ा सा अंकों को क्या पलट दिया, आप भी दिमाग में पलट लो। देखिए, ये 1879 है या 1897। देखिए, 7 को आगे पीछे कर दिया, बस आप भी ऐसे ही समझ लो कि 7 को आगे पीछे करना है ना। ट्रिक याद कर लेना ऐसे, और क्या। तो 1897 से लेकर 1910 तक ये अंग्रेजों का शिकार स्थल बन गया। भाई देखो, उस समय अंग्रेज आ गए थे 1600 में, तो वो क्या है कि धीरे धीरे वो मध्य प्रदेश में भी प्रवेश कर गए थे। ऐसा तो उन्होंने पूरे भारत पर राज्य किया, तो मध्य प्रदेश में तो आएंगे ना भाई, आएंगे ना। तो वो मध्य प्रदेश में भी आ गए, उनको ये जगह बहुत खूबसूरत लगी। बहुत सारे इसमें जानवर वानवर सब कुछ थे, छोटे छोटे जानवर, हिरण, चीतल सब तो थे ना। तो इन्होंने क्या करा कि उनका पहले गंवारों को कुछ काम तो होता नहीं था पहले के, क्या कि उनको पढ़ाई वढ़ाई तो करनी ना, नहीं करना था ना भाई। हम लोगों को पढ़ाई करना, उनको थोड़ी नहीं करना था। तो वो क्या, दो चार दोस्तों को लेकर उठा के शिकार करने चले जाए बेचारे। बिन मुख है ना, उन जानवरों को मारते थे। क्या मजा आता होगा यार, ये भी कोई वो हुआ क्या। तो ये शिकार का स्थल बन गया था कब? 1910 तक। क्या? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तब इसका नाम जो भी है, उस समय कान्हा राष्ट्रीय उद्यान नहीं था, है ना, उस समय की बात कर रहे हैं हम। तो ये क्या बन गया था उस समय? क्या बन गया था? वन आरक्षित क्षेत्र। अब जैसे ही जैसे टाइम गुजरा दोस्तों, आया वर्ष 1933 या 1933 में, इसे क्या करा? अभय वन घोषित कर दिया। क्या क्या बना दिया? 1933 में इसे अभय वन बना दिया। भाई कोई भय नहीं रहा, बेहद धड़क मारे जा रहे शिकार विकार। तो आप ऐसे याद रख लो, ट्रिक है वैसे, आप ऐसे ट्रिक से समझ लो कि कोई डर ही नहीं। अभय यानी कि बिना डर के धड़ाधड़ जानवरों को मारे जा रहे हैं, हिरणों को मारे जा रहे हैं, उनका शिकार कर रहे हैं। तो इसको फिर क्या हुआ, ये ज़्यादा कुछ होने लगा। तो क्या हुआ कि 1952 में ना, 1952 में इसे अभयारण्य बना दिया गया। अब अभयारण्य पे क्या होता है कि थोड़ा सा रोक हो जाती है। रोक हो जाती है मतलब लोग की गतिविधियां थोड़ी सी कम हो जाती है। होती है गतिविधियां, लेकिन कम हो जाती है। थोड़ा लोगों को फिर जाने आने के लिए थोड़ी सी परमिशन लेना पड़ती है। ऐसी थोड़ी नहीं मुंह उठाकर आप घुस गए, भाई कहाँ जा रहे हो, एंट्री करवाओ। बोले अभ्यारण्य में। क्या, किस लिए जा रहे हो? लकड़ियां लेने जा रहे हो, फल लेने जा रहे हो। अब जानवर, यानी कि अभ्यारण्य में क्या होता है कि जानवरों के जो शिकार विकार होता है ना, जो शिकार विकार जो अपनी मौज मस्ती के लिए करते थे ना, उस पर क्या थोड़ा सा बंद हो जाता है, मतलब रोक लग जाती है कुल मिला के। और फिर क्या, अब ये अभ्यारण्य बना। अभ्यारण्य के बाद क्या हुआ दोस्तों, 1 जून 1955 में ना इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। तो थोड़ा सा और मोटा मोटा, कब? 1879 में क्या था? ये वन आरक्षित क्षेत्र। फिर 1897 से लेकर 1910 तक अंग्रेज यहाँ शिकार खेलते थे। उसके बाद शिकार खेलने के बाद 1933 आया, है ना, 33 आया, तो इसे अभय वन बना दिया गया। फिर 1952 में अभयारण्य बना दिया गया। फिर 1 जून 1955 को क्या करा? राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। लेकिन तब तक मध्य प्रदेश का पुनर्गठन नहीं हुआ था। मध्य प्रदेश का गठन हो चुका था, लेकिन पुनर्गठन नहीं। तब तक मध्य प्रदेश क्या हुआ था? ABC ऐसे करके बटा हुआ था ना, इतिहास पढ़ा हुआ ना।
हाँ, तो ABC ऐसे 3 भागों में बँटा हुआ था और तब ये क्या कर दिया था हमारा 1 जून 1955 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। फिर धीरे-धीरे देखिए कोई भी राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया तो क्या है फिर उसमें ना थोड़ा सुधार होता जाता है, उसमें और क्या नया किया जाए और कुछ नया किया जाए। तो फिर आया वर्ष 1974। 1974 में दोस्तों इसको प्रोजेक्ट टाइगर में के अंतर्गत शामिल किया गया। यानी कि पूरे भा अब ये क्या है कि 1973 में ना दोस्तों वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था भारत सरकार ने। कब किया गया था? 1973-72 में। 1972-73 आता है। और ये भी है ना दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर बनाया गया था 1973-74। क्या वो पास-पास के महीने होते हैं ना? अगर आपको ऑप्शन में ऐसे ही आएगा 1973-74, ऐसा अकेला 1974 नहीं आएगा। अगर 73 नहीं दिखेगा तो आप ऑप्शन में 1974 मार देना और क्या बताएं। तो इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर क्या दोस्तों कि टाइगरों को संरक्षण उनके सुरक्षा के लिए ना ये एक नियम बनाया गया था। टाइगर की क्या संख्या कम होती जा रही थी धीरे धीरे। भाई पारिस्थितिक तंत्र के लिए तो हमें सभी जानवरों की बहुत ज़रूरत होती है ना। तो क्या है कि हमारे जो टाइगर थे, जो बाघ थे ना, उनकी संख्याएं कम होती जा रही थी। तो उनकी संरक्षण के लिए, उनको बचाव के लिए ना प्रोजेक्ट टाइगर लागू किया गया, एक अधिनियम बनाया गया। कब बनाया गया? भारत सरकार द्वारा सन 1972-73 में। और वो नियम बनने के बाद ही है ना 1973-74 में है ना इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर लिया गया। भाई अब इसमें ना टाइगर वाइगर के मतलब उस पर खास ध्यान दिया जाएगा, बाघ की सुरक्षा के लिए है ना। पूरा पूरा मतलब उसका इलाज विलाज, उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी, कैसे रहता है, कहाँ उठता है, क्या बैठता है, कितने बच्चे हैं। यानी प्रोजेक्ट टाइगर में आने के बाद है ना कि कुल मिला के सरकार, जैसे आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल जाती जिसके बाद आपको इतना सब कुछ आपका रेख रखाव कौन करती है? सरकार करती है ना। इसी प्रकार इसमें समझ लो कि इनको है ना सरकार की छत्र छाया पड़ गई इन टाइगरों के ऊपर। समझ में आया ना? बस अब यह प्रदेश का, ये जो हम कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जो बात कर रहे हैं ना, कान्हा किसली, ये प्रदेश का, इसको इतना गौरव प्राप्त है कि ये प्रथम अभ्यारण्य बना, प्रथम उद्यान बना और प्रथम प्रोजेक्ट टाइगर बना। यानी कि ये सब में है ना, ये सेकेंड डिवीजन तो इसमें है ना इसने मंजूरी नहीं किया। इसने ठान लिया कि मैं हर चीज़ है ना प्रथम प्रथम में आऊँगा। तो ये सब कुछ दोस्तों ये प्रथम प्रथम में चलता रहा। आगे लिखा है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व है। मैंने बताया ना कि जब 1972-73 में हमारा राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाना, तो ये उस अधिनियम को लागू करने वाला प्रथम टाइगर रिजर्व है। टाइगर के लिए जो अब फिर टाइगर प्रोजेक्ट बना दिया गया, तो ये प्रथम है। और जिसने वर्ष 2017 में, कब, अभी की बात है, अभी ज़्यादा देखो ये क्वेश्चन, ये बहुत काम की बात है कि वर्ष 2017 में इसने है ना अपना शुभंकर यानी भूरसिंह द बारासिंगा जारी किया था। यानी कि ये पूरे भारत का है ना पहला ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसने अपना शुभंकर जारी किया था। और जिसको बनाया था दोस्तों, किसने डिजाइन किया था इस शुभंकर को? रोहन चक्रवर्ती ने। ये व्यापम ने, MPPSC ने कितने ही बार ये क्वेश्चन पूछ लिया। तो ऐसे आजकल ये डीपली जानना हमारा ज़रूरी हो जाता है। बात समझ में आ रही ना आपको? तो ऐसे ही आपको पढ़ते जाना है। पढ़ने में अगर मज़ा आ रहा हो ना, तो यार वीडियो को है ना अभी जितने लोग देख रहे हैं ना वो तो लाइक कर ही दो। इतना जब आपके लिए मैं इतना कंटेंट लेके आ रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, बड़ी आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरे हिसाब से बहुत सारे जो स्टूडेंट है, अभ्यर्थी है, उनको समझ में भी आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा ना, वीडियो एक बार और देख लेना। बेसिक समझने की ज़रूरत नहीं। उंगलियों पे ये बातें है ना दिमाग में हमारी रटी होनी चाहिए। हमारे दिमाग में बिल्कुल बातें आपको सपने में भी याद आना चाहिए, ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा ऐसा हुआ था, उस सन में ऐसा हुआ था। ऐसे ही रिलेट करके पढ़ोगे ना दोस्तों, तभी जाके आप याद आगे बढ़ पाओगे, है ना। वहाँ एग्जाम में बैठ के सोचने लगे यार कब क्या हुआ था, ऐसे सर खुजाने लगे, तो उससे कुछ नहीं होगा। अगर आपको तुरंत क्लिक हो गया तो आप ऑप्शन मार के आगे बढ़ जाओगे। नहीं तो क्वेश्चन में यार कब 1974 में हुआ था, 73 में हुआ था, क्या हुआ था, ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे ना, तो कुछ नहीं होने वाला है। अब आगे पढ़ते हैं कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत वर्ष 1963 और 65, अब तो मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हो गया, तब की बात कर रहे हैं मैं। 1963-65 में प्रसिद्ध जो वन्य जीव विशेषज्ञ, जिनका नाम क्या था? जॉर्ज स्कॉलर। क्या नाम थे? जॉर्ज स्कॉलर ने वन्य जीव संरक्षण पर कार्य किया था। क्या किया था? कार्य किया था उन्होंने। मतलब कब? 1963-65 की बात है। क्या नाम था उनका? जॉर्ज स्कॉलर। कौन थे ये? वन्य जीव विशेषज्ञ थे। तो इन्होंने वन्य जीव संरक्षण पर कार्य किया था। ये इतना आप जान लो। अब चलते हैं हमारी अगली स्लाइड पे। थोड़ा सा अभी खत्म हो गया नहीं है, अभी और है वीडियो। पूरा इतिहास जानेंगे तो इतिहास तो थोड़ा बड़ा बनेगा ना यार। बस कुछ नहीं है यार, चलते फिरते हेडफोन फंसा कर देखते हुए जाना, बस याद हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा यार। इसलिए तो मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलते हैं हमारी अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड क्या है हमारी? आगे की हमारी जानकारी दोस्तों, जो हमारा जो राष्ट्रीय कान्हा, जो कान्हा राष्ट्रीय नेशनल पार्क है ना, यहाँ बाघों की सर्वाधिक
संख्या पाई जाती है मध्य प्रदेश में, सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, लेकिन सर्वाधिक बाघों का घनत्व, यानी कि जैसे कि मान लीजिए 1 किलोमीटर का एरिया है, अब ये तो बड़ा है 940, लेकिन 1 किलोमीटर के एरिया में अगर सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं तो वो पाए जाते हैं दोस्तों बांधवगढ़ में। इस बात को आप कंफ्यूज मत होना। देखिए सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं हमारे कान्हा राष्ट्रीय पार्क में, लेकिन आपसे अगर उनका घनत्व पूछ लिया जाए कि इस बाघों का सबसे ज़्यादा घनत्व, घनत्व क्या मतलब है, 1 किलोमीटर के अंदर जितने ज़्यादा शेर होते हैं ना, उसकी बात कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा घनत्व पाया जाता है बांधवगढ़ में। लेकिन जनसंख्या नहीं, सॉरी, इनकी संख्या, बाघों की संख्या, में भी जनसंख्या बोल रहा हूँ, थोड़ा क्या जुबान लड़खड़ा जाती है यार, कोई बात नहीं, चलता है ना। तो बाघों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है कान्हा नेशनल पार्क में। अगर बाघों का घनत्व बोले तो वो बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। बात समझ में आ गई, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्या है कि उसका एरिया छोटा है, एरिया छोटा और उसमें है बाघ ज़्यादा, तो सीधी सी बात है 1 किलोमीटर में ज़्यादा आएंगे ना, तो बाघों का घनत्व सबसे ज़्यादा बांधवगढ़ में, वो सर्वाधिक जनसंख्या, फिर जनसंख्या बोल रहा हूँ, सर्वाधिक संख्या पाई जाती है हमारी कान्हा नेशनल पार्क में। और आगे यहाँ पर है ना दोस्तों, हॉलो व बंजर घाटी स्थित है, यानी कि 2 घाटियाँ स्थित है इसी कान्हा नेशनल पार्क में। इतना बड़ा है, 940 कम होता है क्या? थोड़ा दिमाग लगाओ, कितना होता है, बहुत बड़ा होता है। आप पैदल क्या, कार से ढंग से नहीं घूम पाएंगे, कार से ढंग से चक्कर नहीं लगा पाएंगे, आप समझ रहे हो ना, बहुत बड़ा होता है 940। आप अगर यार कहीं भी जाओ, आप 2 सिटी की आपस में थोड़ा सा ऐसे बोलो कि यार मुंबई से दिल्ली के बीच में दूरी कितनी है, तो कितनी दूरी हो जाएगी, है ना, दूरी। अब उसका एरिया निकालोगे तो 940 बहुत हो जाता है, बहुत हो जाता है 940। हाँ, तो इसमें पड़ता है दोस्तों हालो और बंजर घाटी, ये 2 घाटियाँ पूछता ही पूछता है। एग्जाम में व्यापम में कितने ही बार पूछा गया कि वह कौन सा अभ्यारण्य है, सॉरी, वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें हालो व बंजर घाटी स्थित है, तो वो है हमारा कान्हा नेशनल पार्क। कौन सा है? कान्हा नेशनल पार्क। जिसके बाद में दोस्तों यहाँ ब्रांडेड ने अपनी पुस्तक वाइल्ड एनिमल इन सेंट्रल इंडिया में बंजर घाटी का वर्णन किया है। किसने किया है? वाइल्ड एनिमल इन सेंट्रल इंडिया ने। कौन था उस लेखक का नाम? क्या था? ब्रांडेर। ये याद रखो, ब्रांडेर ने अपनी पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था वाइल्ड एनिमल एंड इन सेंट्रल इंडिया, यानी कि इंडिया की बात। उसने है ना क्या करा था, बंजर घाटी का वर्णन किया था अपनी पुस्तक में। पुस्तक का नाम याद रख लो, वाइल्ड एनिमल इन सेंट्रल इंडिया। क्या था? वाइल्ड एनिमल इन सेंट्रल इंडिया। याद रखो यार, वाइल्ड एनिमल इन सेंट्रल इंडिया, है ना। इसमें बंजर घाटी का वर्णन किया था किसने? ब्रांडेर ने। बंजर से बंजर और ब्रांडेर से ब्रांडेर, ये लेखक का नाम है। और वाइल्ड, तो वाइल्ड सब देखिए, सबका मिला जुला अक्षर आ रहा है, पहला पहला यूं समझ लो, सबका बा आ रहा है ना। ऐसा याद रख सकते हैं ना। ऐसे ही वहाँ एग्जाम में देखते से आप दूसरा थोड़ी नहीं मिलेगा, रिलेट करना, टिक मार के आगे बढ़ जाना। इसी के साथ दोस्तों, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित जो बामनी दरार है ना, बामनी दरार, वहाँ पे क्या है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कितना बड़ा, बहुत बड़ा, दिमाग में चलना चाहिए, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा है। वहाँ पे क्या, बामनी दरार है, उसको है ना सूर्यास्त पॉइंट यानी सनसेट पॉइंट कहा जाता है। कहाँ पे? बामनी दरार नामक स्थान पड़ता है, उसी में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में ही। इतना बड़ा है तो उसमें बहुत सारे इलाके तो पड़ेंगे ना, तो वहां पर एक क्षेत्र है जिसका नाम है बामनी दरार। क्या बोलते हैं? बामनी दरार। उसको सूर्यास्त पॉइंट या सनसेट पॉइंट के रूप में जाना जाता है कान्हा नेशनल पार्क में, जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का सबसे ऊंचा क्षेत्र है। यानी कि टोपोग्राफी, जैसे कि आप अब ये पूरा का पूरा क्षेत्र कहीं पे ऊंचा होगा, कहीं पे नीचा होगा, तो ये जो सनसेट पॉइंट है, जो बामनी दरार है ना, ये सबसे ऊंचा क्षेत्र है उस राष्ट्रीय उद्यान का, है ना। आप पूरे मध्य प्रदेश का मत समझना, सिर्फ उसकी बात करें, प्रॉपर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो उसी का होगा ना यार। तो ये सबसे ऊंचा क्षेत्र है, तो बताओ सबसे ऊंचा क्षेत्र, बोले बामनी दरार। बोले सर नाम तो दरार आ रहा है, तो दरार है तो क्या हुआ, दरार पड़ गई, जिसके उसके आसपास तो कुछ ऊंचा होगा ना, ऐसे याद कर लो। तो बामनी दरार ये सबसे, और क्या बोलते हैं इसको, सूर्यास्त पॉइंट, जिसको सनसेट पॉइंट बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे सूर्यास्त होता है, बहुत मनोरम लगता है, बहुत सारे सैलानी जाते हैं और अपना फोटो खिंचवा के लाते हैं, और फोटो खिंचवाने के बाद ऐसे करते हैं उंगलियों से, वो सूर्य को पकड़ने की कोशिश करते हैं। सूरज कभी पकड़ाया गया यार? फोटो में कुछ भी कर सकते हैं ना। यहाँ ना दोस्तों 2 नदियां बहती है जिसका नाम है बंजर, एक तो बंजर घाटी समझ लो, तो बंजर नदी व सुपर्णा, है ना। कौन कौन सी 2 नदियां? एक तो बंजर नदी व सुपर्णा नदी, इसी में से प्रवाहित होती है, यानी कि इसी में से बहती है। वो 940 जो वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है ना, उसी में, मैं बोल रहा हूँ 940 बहुत होता है ना, बहुत होता है। तो वहाँ 2 नदियां बहती है, कौन कौन सी? बंजर नदी और सुपर्णा नदी, सुपर्ण नदी, ठीक है। वंजर सुपर्ण, ये 2 नदियां इसमें प्रवाहित होती है कान्हा राष्ट्रीय नेशनल पार्क में। और जिसके दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में निवासी देखिए, एक तो बेगा जनजाति को भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम जनजाति के रूप में जाना जाता है। यानी कि सबसे, अगर जो इसमें एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है बेगा सेरिया भारिया, नाम सुना होगा ना, पढ़ा होगा ना जनजाति के बारे में। तो बेगा जनजाति है ना, इस कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में, ऐसा नहीं कि पूरे में ही रहती है, कुछ इलाके में, इतना बड़ा है भाई, कुछ इलाके में। अब
कुछ इलाके में, ऐसा नहीं आप बोलेंगे सर यहाँ तो जंगली जानवर और ये कैसे रहते होंगे फिर। तो भाई वो देखो बेगा जनजाति, जनजाति वो तो वनों में ही रहते थे ना, जो जनजाति वाले लोग, है ना, वो वनों में रहते थे, उनकी बात चल रही। तो ये भारतीय उपमहाद्वीप यानी कि पूरे भारत उपमहाद्वीप की प्राचीनतम जनजाति के रूप में जाना जाता है, यानी कि सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है, ये बेगा जनजाति। ठीक है। इस राष्ट्रीय उद्यान में बेगा मंगलू के नाम पर सड़क का निर्माण भी किया। अब एक भैया है जिनका नाम था मंगलू, कौन सी जनजाति से थे वो, बेगा जनजाति से। भाई बेगा जनजाति तो रहती है कहाँ पे, राष्ट्रीय उसमें कान्हा में, तो उसका नाम क्या नाम था, एक भैया जी इनका नाम था मंगलू, मंगलू है ना, उनके नाम पर है, इसमें एक सड़क का निर्माण किया गया। भाई अब सैलानी विलानी जाएंगे तो थोड़ा कुछ इलाके में, ऐसा थोड़ी नहीं पूरे सड़कें सड़क पूरा शहर थोड़ी नहीं बसा रहे, अरे किनारे किनारे साइड साइड से सैलानियों को जाने आने के लिए कुछ तो रोड का निर्माण करवाएंगे ना। तो रोड का निर्माण करवाया गया किसमें, इस कान्हा राष्ट्रीय नेशनल पार्क में। तो उसमें एक सड़क का नाम है ना मंगलू भैया के नाम से रख दिया। अगर मंगलू भैया कौन सी जनजाति के व्यक्ति है, तो ये बेगा जनजाति के व्यक्ति है। बस समझ में आ रही ना, कहानी चल रही ना, पिक्चर समझ में आ रहा ना सारा का सारा। तो भैया एक सड़क का निर्माण भी हुआ इसमें, और उसका उस सड़क, एक ही सड़क नहीं, सड़क तो और भी बनी होगी, लेकिन एक सड़क का नाम मंगलू भैया के नाम पे रख दिया गया, क्योंकि मंगलू भैया वहाँ के फेमस व्यक्ति होंगे बेगा जनजाति में, वहाँ के मुखिया होंगे, हाईलाइट हुएंगे, तो उनके नाम पे चलो यार आप। अब उन्होंने क्या, उनको जब किसी के नाम पे सड़क वड़क बनवा दी तो उनको थोड़ा सा प्रलोभन दे दिया कि यार थोड़ा सा यार ये जीव जंतु इनकी थोड़ी सी रक्षा उक्षा करो यार, थोड़ा शिकार विकार कम करो, थोड़ा समझा, हम आपके नाम पे सड़क वड़क बनवा रहे हैं यार, आपका नाम होगा, किताबों में चलेगा, लोग पढ़ेंगे आपके बारे में। तो उनको समझ में आ गया कि हाँ हाँ ठीक है सर, मैं समझा लूंगा, है ऐसे समझा बुझा के भी काम लिया जाता है, ऐसा थोड़ी नहीं है। यहां पर दोस्तों कृष्ण मृग जिसको बोलते हैं काला हिरण, ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा हमारा जो, यही तो ब्रेडरी प्रजाति का जो बारहसिंगा ना, यही तो हमारा मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पशु है। पढ़ा है ना हमने, मैंने बताया ना इसके अगले वाले वीडियो में, यही हमारे मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पशु है। कब बनाया गया, जब मध्य प्रदेश की स्थापना वर्ष को 25 साल यानी कि रजत जयंती हम मना रहे थे। कब मना रहे थे, 1956 में इसका पुनर्गठन हुआ, तो 1981 में बारहसिंगा को हमने क्या बनाया राष्ट्रीय पशु बनाया। कब बनाया गया, 1981, है ना, ये मैंने आपको लिख दिया 1981 में। 1981 में दोस्तों हमने राष्ट्रीय पक्षी भी बनाया, जिसको शाह बुलबुल बोलते हैं, वो भी रजत जयंती पे ही बनाया। ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं, लेकिन थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा दूं, है ना। इस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाले दुर्लभ बारहसिंगा को कान्हा का गहना भी कहे जाते हैं। भैया कान्हा गहना मतलब ये जो हमारा राष्ट्रीय कान्हा नेशनल पार्क है ना, इसको हम कान्हा का गहना किसको बोलते हैं, इस बारहसिंगा को, है ना, किसको बोलते हैं, इस बारहसिंगा को हम इसको कान्हा का गहना बोलते हैं। गहना समझते हो ना, वो जो महिलाएं सुंदरता के लिए कान में कुंडल वुंडल, है ना, हाथ में चूड़ियां उड़ियां, गहना मतलब श्रृंगार करती है ना, तो समझ लो कि ये उसका श्रृंगार, अगर ये उसमें नहीं होना तो समझ लो कि ये फीका फीका राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये हमारे कान्हा का गहना है, कौन सा, ये बारहसिंगा। समझ में आ रहा है ना भाई, सब तो समझ में आ रहा होगा ना, इससे ज़्यादा डिटेल दोस्तों आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। इसलिए ध्यान से ना वीडियो को देख लो, और मैं बोल रहा हूँ कि यार एक आध टॉपिक अपना एकदम परफेक्ट कर लो। एक बार अगर हम इसको घोल के पी लेंगे ना, उसके बाद इससे कुछ भी क्वेश्चन आ जाएगा ना, तो हम इससे बाहर थोड़ी नहीं जाएगा यार हमारा। अब चलते हैं हमारे अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड में क्या डिटेल है दोस्तों बारहसिंगा तो इसमें पाए जाए, इसके अतिरिक्त इसमें इस राष्ट्रीय उद्यान में शेर पाया जाता है, चीतल पाया जाता है, चुटरी, नीलगाय, जंगली कुत्ते, सुअर, तेंदुआ, है ना, बारहसिंगा, सांबर को क्या बोलते हैं, श्याम मृग, और कृष्ण मृग को क्या बोलते हैं, मैंने अभी पीछे बता दिया, है ना। जिसके बाद श्याम मृग, कृष्ण मृग, विशालकाय, गोर पक्षी, सुंदर चिड़िया जिसको बामसन बोलते हैं, सुंदर चिड़िया को क्या बोलते हैं, बामसन, आदि वन्य जीव पाए जाते हैं इसमें दोस्तों। लेकिन मध्य प्रदेश के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान में उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला पता जीव कौन सा है या पशु कौन सा है, उसको बोलते हैं दोस्तों चीतल। क्या बोलते हैं, चीतल। शेर वेर हिरण विरण बाघ वाघ नहीं सबसे ज़्यादा पाए, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला पशु क्या है हमारा, चीतल। कौन सा पाया जाता है, चीतल। ये आप थोड़ा सा याद कर लेना, देखिए ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, एक बार ये पूछ लिया था और बच्चे हिरण विरण मार के आ गए थे। तो चीतल है ना, मध्य प्रदेश के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है ना, 12 है, 12 में से सबसे ज्यादा पाए जाने वाला पशु कौन सा है, चीतल है हमारा। ठीक है, ये आपको खास कर याद रखना है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में उष्णकटिबंधीय और शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अब ये तो आपने सब जलवायु के बारे में पढ़ा ही होगा। उष्णकटिबंधीय और शुष्क पर्णपाती वन यानी कि हमारे पूरे भारत की, या हमारे जैसे कि आप विषुवत रेखा से ऊपर ऊपर हमारा जितने भी वन है वो सब क्या उष्णकटिबंधीय है ना। और शुष्क पर्णपाती वन यानी कि ये पत्ती जो इसमें पेड़ पौधे हैं ना, वो क्या करते हैं कि जैसे अभी गर्मी में अभी जो फागुन है, जैसे कि अभी फरवरी मार्च का महीना होगा ना, इसमें क्या है कि ये अपने जितने भी पौधे हैं ना वो सारे के सारे ना अपने पत्ते गिरा देंगे, है ना, पत्ते गिरा देंगे। वैसे डंठल खड़े हुए जैसे थोड़ी सी बरसात से पहले यानी गर्मी का, जैसे कि आप मई जून का महीना हो, इसमें नई नई पत्तियां आ जाएगी, पूरा जंगल हरा भरा हो जाएगा। यहाँ का सबसे लोकप्रिय वृक्ष पता है क्या नाम है, इंडियन गोस्ट ट्री है। किसमें,
कान्हा नेशनल पार्क में एक बहुत ही लोकप्रिय वृक्ष है जिसको नाम बोलते हैं इंडियन घोस्ट ट्री। क्या बोलते हैं? जिसको कुल्लू नाम से भी जाना जाता है। वृक्ष का नाम है कुल्लू, जिसको इंडियन घोस्ट ट्री बोलते हैं। भी पर्णपाती क्षेत्र में पाए जाते हैं, यानी कि ये भी एक पर्णपाती यानी कि शुष्क पर्णपाती वाला पौधा है। यानी कि ये भी अपने क्या करते थे, अपने पत्ते गिरा देता है। इसके बाद इसमें पूरे जो छोटे छोटे नए नए पत्ते आते हैं ना, पौधे नहीं आते, नए नए पत्ते आते हैं ना, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ऐसा लगता है कि इसी पेड़ से लिपटे रहे, इसी के यहाँ बैठे रहे, है ना, और अपनी कहानियां सुनाते रहे लोगों को, है ना। बहुत सारे लोग होते हैं ना फालतू बैठ के, हाँ ऐसा। आगे और है दोस्तों, और इसकी खासियत ये कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में साल के 2 ठूंठ, यानी कि साल जो वृक्ष होते हैं ना उनको काट लिया गया। वो 2 ठूंठ है बिना शाखा वाले, यानी कि वो सिर्फ ठूंठ है, उसमें पत्ते वत्ते नहीं है, उसमें बिना शाखा वाले 2 ठूंठ बने हुए 2 वृक्ष हैं, जिन्हें राजा रानी के नाम से जाना जाता है। क्या बोला जाता है? इन्हें राजा रानी के नाम से जाना जाता है। ये जो साल के 2 ठूंठ है, 2 भाई उनकी शाखाएं वाखाएं काट ली, 2 डंठल खड़े हैं ऐसे, बस ये शाखा वाखाएं काट ली, ऐसे 2 डंठल खड़े हुए हैं, उनमें शाखाएं वाखाएं नहीं है, 2 डंठल खड़े हुए हैं, तो इनको बोला जाता है ठूंठ बोला जाता है, इनको बोला जाता है राजा रानी। इन दोनों ठूंठों के नाम है, क्या नाम है? इन दोनों के ठूंठों के नाम है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान एक पौराणिक श्रवणताल मंडला जिले में स्थित है। यानी कि इसमें है ना कि श्रवणताल है जो मंडला जिले में स्थित है। मंडला दोनों ही क्षेत्र में, तो पहला मंडला और बालाघाट, तो मंडला में क्या पड़ता है? श्रवणताल। इसमें लपसी नामक प्रसिद्ध शिकारी का स्मारक निर्मित किया गया। यानी कि पहले एक जो अंग्रेजों के शिकार नहीं खेलते जाते, तो पहले एक भैया लपसी भैया होते थे। क्या होते थे? लपसी भैया। वो तो लपक के ना किसी भी जानवर का शिकार कर लेते थे, तो उनको क्या है कि इनको है ना उनका एक स्मारक निर्मित किया गया। भैया तुम्हारे नाम पे थोड़े से लोग बताएं, डरें थोड़ा सा कि यार लपसी नामक प्रसिद्ध शिकारी का स्मारक निर्मित किया गया। किस में? कान्हा नेशनल पार्क में। कहाँ पर है? सब यार क्या बार बार बताओ, अब तो रट गया होगा ना। और वर्ष 1999 में इसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन का पुरस्कार प्रदान किया गया था। किसको? कान्हा नेशनल पार्क को। ये प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें हवाई पट्टी है। पूरे मध्य प्रदेश में जो 12 राष्ट्रीय उद्यान है ना, किसी में भी हवाई पट्टी नहीं है। इसमें हवाई पट्टी है, रोड है, सड़कें, आप जाओ बढ़िया घूम के आओ, बढ़िया एक बार जरूर देख के आना यार, है ना। ये जो वीडियो देख लो, जब आपकी जब जॉब वॉब लग जाए ना, तो जब जितनी भी पढ़ाई कर रहे हो ना यार, थोड़ा सा यार देख के जरूर आना, जिसने नहीं देखा है। यार मैंने भी नहीं देखा, मैं भी देखने चाहूँगा यार। यार इतनी सारी खासियत हो यार, जब नौकरी वोकरी लग जाएगी ना आप लोगों की, है ना, तो एक बार जरूर देखने जाना। अब चलते हैं थोड़ा सा वीडियो और बचा यार, लेकिन एक बात है, आप अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो ना दोस्तों, तो प्लीज़ यार लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, इतनी कहानी आपको पढ़ने को मिल रही, बस कुछ नहीं है, वीडियो को है ना हेडफोन फंसाओ, कहीं भी जा रहे हो बाइक वाइक पे घूमने उमने, सुन लेना, चलते फिरते सुन लेना, काम हो जाएगा, रट जाएगा आपको। 2-3 बार अगर देख लिया ना, इससे बताओ एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला है आपका? कुछ भी नहीं जाने वाला, ऐसा बिल्कुल याद हो जाएगा आपको। मंडला जिले में स्थित है, बालाघाट में 940, कब क्या क्या 1879 में क्या बनाया गया, 1897 में क्या बना, कब वन आरक्षित क्षेत्र बना, कब 1955 में इसको राष्ट्रीय पार्क बना दिया गया। देखो मैं सब आपके ऐसे सारी सारी बातें, 2 ठूंठे राजा रानी बोला जाता है, मंगलू भैया एक बेगा जनजाति के व्यक्ति जिनके नाम पर सड़क बनाई गई, सब तो बेसिक कहानी याद आ जाएगा ना दिमाग में। मैं थोड़ी ना कोई देख के बता रहा हूँ आपको, याद है, मुझे याद हो गया भाई। कोशिश करेंगे तो हर चीज याद हो जाती है। अब चलते हैं हमारी अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड पर थोड़ी सी जानकारी और है, थोड़ा सा और पढ़ लो कि विश्व बैंक है ना, विश्व बैंक सब जानते हैं ना, वर्ल्ड बैंक, हाँ उसकी बात कर रहे हैं। तो वर्ल्ड बैंक की सहायता से ना इस उद्यान में पार्क इंटरप्रिटेशन, क्या पार्क इंटरप्रेशन एक योजना प्रारंभ की गई है। जब हो जाएगी ना तब की बात करें, है ना। ये सिर्फ आपसे अगर पूछे कि पार्क इंटरप्रिटेशन योजना मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में चल रही, तो उसका नाम है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। किसकी सहायता से? किस बैंक की सहायता से? तो वर्ल्ड बैंक, है ना। IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों है, तो आप वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक सबसे बड़ा बैंक है ना। जिसके बाद है ना दोस्तों वर्ष 2018, क्यों पढ़ रहे 2018 में? 2017-18 से लेके ना दोस्तों थोड़ा सा क्या वैकेंसी कम आई नहीं, तो 2018 तक का डाटा पूछ लेता है। अगर आप MP पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करें तो 2017 में लास्ट बार पेपर हुआ था, MPSI का भी तभी हुआ था, तो आने वाले एग्जाम में तो ये पूछ लिया जाएगा ना। तो वर्ष 2018 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से जो बाघ है ना, वो उड़ीसा के सतकोशिया टाइगर रिजर्व व नोरादई अभ्यारण्य सागर में पुनर्वासित किए गए। यानी कि क्या हुआ कि कान्हा से है ना बाघ निकाला गया, और उड़ीसा में एक टाइगर रिजर्व पड़ता है जिसका क्या नाम है? सतकोशिया। वहाँ पे थोड़ी सी क्या जनसंख्या कम हो गई थी, बोले जाओ यार जनसंख्या बढ़ाओ, है ना। कहाँ से ले गए? कान्हा से ले गए, और बोले कि जाओ यार उड़ीसा में भी थोड़ी सी अपनी पैदावार बढ़ाओ, थोड़ी सी वहाँ पे जनसंख्या बढ़ाओ, जाओ ऐसे करो मौज मस्तियाँ। वहाँ की जो शेरनियाँ हैं, मतलब जो बागन है ना, बागन
है ना, मतलब मेल मेल फीमेल जो होता है ना, बोला जाओ यार ऐसे करो उनके साथ और थोड़ी सी जनसंख्या बढ़ाओ। और इसी प्रकार जो नौरादेही हमारा सबसे बड़ा अभ्यारण्य है ना, कहाँ का, मध्य प्रदेश का सागर जिले में आता है, उसमें भी कि जाओ यार, वहाँ पे भी इतना बड़ा अभ्यारण्य है, उसको भी हमको राष्ट्रीय उद्यान उद्यान बनाना है। जाके अपनी जनसंख्या बढ़ाओ, जब आप जनसंख्या बढ़ा दोगे तो उसको भी आपके नाम से घोषित कर देंगे, टाइगर रिजर्व में उसको घोषित कर देंगे हम, है ना। तो ये था हमारा वीडियो। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगा तो क्या करना है, नीचे लाइक का बटन है उसको लाइक करो, और रेड कलर का सब्सक्राइब बटन उसको दबा कर बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली जितने भी और वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा और आपकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। तो चलिए फिर इसी के साथ हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, आप सबका दिन मंगलमय हो।